नेपाल की संसद को चलते हुए देखिए। नेपाल में लोकतंत्र अभी 17 साल का ही हुआ है, लेकिन नेपाल में 13 सरकारें बदल चुकी हैं। 2008 में लोकतंत्र घोषित होने के बाद नेपाल में 13 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जिसमें पुष्प कमल दहल प्रचंड 3 बार, शेर बहादुर देउबा 2 बार और केपी शर्मा ओली 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बीते दिन केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देकर भागना पड़ा था। नेपाल के लोग 239 साल राजशाही व्यवस्था के अंतर्गत रहे और 2006 से शुरू हुए संघर्ष के बाद 2008 में यहां लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन अब मामला फिर से उल्टा नजर आने लगा है। नेपाल में कई दफा लोकतंत्र की तुलना राजशाही व्यवस्था से हुई, यानी जो भी शासन में आया वो अघोषित रूप से राजा बनकर शासन करता रहा। जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आया। लोग समय समय पर सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे। पिछले साल भी नेपाल में राजशाही वापस लाने की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिले थे। इसके अलावा केपी शर्मा ओली की सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटाले के तमाम आरोप लगे। 2021 में 54,600 करोड़ का गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला, 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला और 2024 में 69,600 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाले ने लोगों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। राजशाही की मांग, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, भारत को छोड़ चीन के साथ बढ़ती करीबी और भाई भतीजावाद की पॉलिटिक्स ने नेपाली सरकार के पतन की कहानी लिखी। ऐसे में जब सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन की घोषणा की तो लोगों का गुस्सा फट गया। नेपाली जनता ने इसे सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना और इसके बाद नेपाल में जो हुआ उसकी गूंज दशकों तक लोगों के दिलो दिमाग में बनी रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज के वीडियो में मैं आपको नेपाल में मचे उत्पात और राजनीतिक उथल पुथल की पूरी कहानी बताऊंगा और साथ ही यह भी जानेंगे कि अब आगे स्थिति क्या और कैसी हो सकती है। नेपाल के लोगों का मानना है कि नेपाल के 3 नेता ओली, प्रचंड और देउबा आपस में सत्ता की कुर्सी बांटते रहते हैं। यह बात काफी हद तक सही भी नजर आती है, क्योंकि नेपाल में लोकतंत्र स्थापित होने के बाद जो 13 प्रधानमंत्री बने हैं उनमें 8 बार ये 3 नेता केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा और कमल दहल प्रचंड ही प्रधानमंत्री बने हैं और हर बार इन नेपाल को स्थिर सरकार देने में नाकाम साबित हुए हैं। मौजूदा समय में नेपाल में मचे हंगामों की मुख्य वजह सोशल मीडिया पर बैन नहीं है। सोशल मीडिया पर बैन की घोषणा ने पहले से ही सरकार के खिलाफ भरे हुए लोगों को भड़काने का काम किया। नेपाल की मौजूदा अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार, जो देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे की रीढ़ तोड़ रहा है। पोखरा एयरपोर्ट घोटाला, टेलीकॉम घोटाले और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग जैसे मामलों ने जनता का गुस्सा भड़का दिया है। पिछले 17 सालों में नेपाल में 13 प्रधानमंत्री बन चुके हैं और हर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यह बार बार की सत्ता की भूख, गुटबाजी और अवसरवाद ने नेपाल की जनता का विश्वास तोड़ दिया है। पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहे नेपाली युवा, खासकर जेनजी यानी 1997 से 2012 के बीच में जन्मे युवा सरकार के विरोध में सीना तानकर खड़े हो गए हैं। नेपाल की 43% आबादी 15 से 40 साल के बीच का हिस्सा है। उनकी मांग पारदर्शिता और जवाबदेही है। ऐसे में जब सरकार ने 4 सितंबर 2025 को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया तो यह आग में घी डालने जैसा था। सरकार का तर्क था कि ये प्लेटफॉर्म्स रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर नहीं थे, लेकिन युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना और नतीजा यह हुआ कि नेपाल में भयंकर तबाही देखने को मिली। ओली सरकार के तमाम मंत्रियों ने युवाओं के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण ओली सरकार पर दबाव बढ़ता चला गया। सरकार ने सोशल मीडिया पर लगे बैन को हटा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उग्र प्रदर्शन किए। संसद भवन, सिंह दरबार, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक में आग लगा दी गई। आर्मी की नाक के नीचे यह सब होता रहा। आर्मी से जब हालात संभालने की संभावनाओं पर बात हुई तो नेपाली आर्मी प्रमुख ने केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने को समय की मांग बताया। नेपाल के कुछ अखबारों ने भी विशेष संपादकीय प्रकाशित करके सरकार का नेतृत्व कर रहे ओली से इस्तीफा देने की मांग की थी।
जिसके बाद आर्मी प्रमुख ने केपी शर्मा ओली की मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को भेज दिया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। इस प्रदर्शन में अभी तक करीब 2 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। नेपाल में चल रहे इस संघर्ष में काफी हिंसा देखने को मिली। सरकार के कई नेताओं को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। गृह मंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक सबकी पिटाई हुई। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी की भी पिटाई हुई। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर पर भी हमला बोला और उनके घर को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में खनाल की पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। वह बुरी तरह से जल गई और उनकी मौत हो गई है। नेपाली लोगों का कहना है कि नेताओं ने नेपाल को लूट लूट कर बर्बाद कर दिया। नेपाल की जनता की भलाई के लिए इनकी ओर से कुछ भी खास प्रयास नहीं किए गए। इनका कहना है कि नेताओं के बच्चे विलासिता में जी रहे हैं, जबकि आम नेपाली आज भी $1400 प्रति व्यक्ति आय के साथ संघर्ष कर रहा है। 2024 में नेपाल की जीडीपी $42.91 अरब रही थी। नेपाल पर कर्ज बहुत ज्यादा है। जुलाई 2023 में नेपाल पर 24 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो फरवरी 2024 तक बढ़कर 26 लाख करोड़ हो गया। अब यह कर्ज नेपाल की जीडीपी का 45.77% है। इसका मतलब यह है कि नेपाल अपनी कमाई से ज्यादा उधारी पर टिक गया है और इसका सीधा असर नेपाल की जनता के पॉकेट पर दिख रहा है। यानी राजशाही के बाद लोकतंत्र की स्थापना से लोगों को जो उम्मीदें थी वो अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। नेपाल में राजशाही की मांग पिछले कई वर्षों से जोर पकड़ रही है। ध्यान देने वाली बात है कि नेपाल में राजशाही की मांग कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के महीनों में यह और तेज हो गई है। मार्च 2025 में राजशाही समर्थकों ने काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन किए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह, जिन्हें 2008 में सत्ता से हटाया गया था, अब वो फिर से सक्रिय दिख रहे हैं। उनके समर्थकों ने संयुक्त जन आंदोलन समिति बनाई है, जो 1991 के संविधान को बहाल करने की मांग कर रही है, जो राजशाही और बहुदलीय लोकतंत्र को एक साथ मान्यता देता था। आप भी सोच रहे होंगे कि लोकतंत्र स्थापित होना तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों में राजशाही की चाह क्यों है? तो इसका जवाब है नेपाल में लोकतंत्र की नाकामी। 2008 के बाद से नेपाल में 13 सरकारें बदल चुकी हैं और कोई भी सरकार स्थिरता नहीं दे पाई। भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और बेरोजगारी ने जनता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद राजशाही स्थिरता ही सांस्कृतिक पहचान ला सकती है। खासकर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले समूह राजशाही को एक प्रतीक के रूप में देखते हैं, क्योंकि शाह वंश को हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है। हालांकि यह नॉस्टैल्जिया भी थोड़ा भ्रामक ही है। राजशाही के दौर में भी नेपाल में भ्रष्टाचार और दमन की शिकायतें थी। साल 2001 में राजमहल हत्याकांड में राजा वीरेंद्र और उनका परिवार मारा गया था। इसने शाह वंश की छवि को धक्का पहुंचाया। फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि जब लोकतंत्र बार बार विफल हो रहा हो तो राजा एक एकजुट करने वाली ताकत हो सकता है। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेंद्र शाह को नेपाल की कमान सौंपने की मांग कर रहे हैं। बालेंद्र शाह शुरुआत में नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप जगत में एक रैपर और गीतकार के रूप में सक्रिय थे। अपने संगीत में वह हमेशा भ्रष्टाचार और असमानता जैसे मुद्दों को उठाते थे। समर्थकों की इच्छा और राजनीति में अपनी बढ़ती दिलचस्पी के कारण उन्होंने नेपाल की राजनीति में आने का फैसला किया और 2022 में काठमांडू मेयर के चुनाव में स्वतंत्र रूप से जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। इस सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और जेनजी आंदोलन का इन्होंने खुलकर समर्थन किया था, लेकिन इस सड़क पर नहीं उतरे। जब मंगलवार दोपहर बाद प्रधानमंत्री के पद से केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया तो बालेंद्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में लिखा, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, यह जेनजी का आंदोलन है। प्रिय जेनजी, आपके हत्यारे ने इस्तीफा दे दिया है। अब संयम रखने की जरूरत है। देश की संपत्ति का नुकसान हमारी संपत्ति का नुकसान है। अब आपकी पीढ़ी देश का नेतृत्व करेगी, इसके लिए तैयार रहिए। सेना प्रमुख के साथ वार्ता के लिए तैयार रहिए, लेकिन याद रखिए वार्ता से पहले संसद का विघटन जरूरी है। अब ज्यादातर प्रदर्शनकारी इन्हें ही नेपाल की कमान सौंपे जाने की मांग कर रहे हैं। नेपाल में मचे इस तबाही के पीछे वैश्विक शक्तियों का भी हाथ बताया जा रहा है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति इसे भू राजनीति का अखाड़ा बनाती है। भारत और चीन दोनों ही नेपाल के पड़ोसी देश हैं और नेपाल में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
भारत के साथ नेपाल के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते गहरे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में नेपाल में चीन का प्रभाव भी बढ़ा है। चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत नेपाल में भारी निवेश किया है। पोखरा एयरपोर्ट और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी चीन का काफी निवेश है, लेकिन चीन के साथ बढ़ती करीबी और इन प्रोजेक्ट्स पर भ्रष्टाचार के आरोपों ने नेपाल की जनता में असंतोष बढ़ाया है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि राजशाही की मांग को बढ़ावा देने में बाहरी ताकतों का हाथ हो सकता है, ताकि नेपाल में अस्थिरता बनी रहे और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रभावित हो। भारत के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि नेपाल की सीमा पर अस्थिरता सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा को प्रभावित करती है। हाल ही में भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल ने चौकसी बढ़ाई है, जो इस तनाव का संकेत है। नेपाल की मौजूदा स्थिति को भारत के अन्य पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव के हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद उनकी सरकार गिर गई। श्रीलंका में 2022 में आर्थिक संकट ने सरकार को उखाड़ फेंका। वहीं फरवरी 2021 में म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट ने निर्वाचित सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। मालदीव में भी राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का गुस्सा देखा गया और अब नेपाल में भी यही स्थिति पैदा हो गई है। भारत के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि पड़ोस में अस्थिरता उसके सुरक्षा और भू राजनीतिक हितों को प्रभावित करती है। नेपाल में उत्पन्न हुई स्थिति एक संयोग है या एक बड़ा भू राजनीतिक खेल है, यह सवाल अभी हर किसी के दिलो दिमाग में कौंध रहा है। भारत के पड़ोस में अस्थिरता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। नेपाल में राजशाही की मांग और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन इस पैटर्न का हिस्सा हो सकते हैं। अगर नेपाल की स्थिति को एक ड्रामे की तरह देखें तो यह गेम ऑफ थ्रोन्स से कम नहीं है। एक तरफ भ्रष्टाचार से तंग जनता और जेनजी के उग्र प्रदर्शनकारी हैं जो सड़कों पर आग बरसा रहे हैं, दूसरी तरफ राजशाही समर्थक हैं जो पुराने लेनिस्टर यानी शाह वंश को फिर से सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। बीच में सरकार है जो व्हाइट वॉकर्स की तरह सबको डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुद कमजोर पड़ रही है। और वैश्विक शक्तियां ड्रैगन्स की तरह हैं जो पर्दे के पीछे से आग उगल रही हैं। आपको बता दें कि नेपाल एक अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। ओली का इस्तीफा और मंत्रियों का पलायन और इस्तीफे की खबरें दर्शाती हैं कि अब जनता का गुस्सा बेकाबू हो चुका है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और लोकतंत्र की नाकामी ने राजशाही की मांग को हवा दी है। संसद में आग लगाने का मतलब है कि नेपाल के लोगों का लोकतंत्र से मुंह खत्म हो चुका है। बंदूकें केवल हाथ बदलती हैं, अपना कैरेक्टर नहीं। लेकिन नेपाल में हुई इस हिंसा में आर्मी की निष्क्रियता से भी कई सवाल निकलकर सामने आ गए हैं। संसद, राष्ट्रपति निवास, सिंह दरबार और प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी आर्मी के पास थी, लेकिन आर्मी के नाक के नीचे प्रदर्शनकारियों ने इसे जला दिया। नेपाली सुप्रीम कोर्ट के पीछे ही आर्मी का मुख्यालय है, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत को भी आग के हवाले कर दिया गया। आर्मी देखती रही और नेपाल के सर्वोच्च संस्थान जलते रहे। नेपाल के लोग आर्मी के रवैये पर भी सवाल उठा रहे हैं। नेपाल में एक तबका यह भी सवाल पूछ रहा है कि अगर गुस्सा मौजूदा सत्ता से था तो संसद को आग के हवाले क्यों किया गया? क्या जो नई व्यवस्था अब आएगी उसे संसद की जरूरत नहीं होगी? विश्लेषक यह मान रहे हैं कि थोड़े समय बाद चीजें और स्पष्ट हो पाएंगी कि अब आगे क्या होगा। क्या नेपाल में नई सरकार का गठन होगा, या नेपाल में फिर से चुनाव कराए जाएंगे, या नेपाल में राजशाही का आगमन होगा, या सैन्य शासन चलेगा? इन सारे सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। नेपाल की मौजूदा स्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें